हाल ही में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हम में से बहुत से लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि अंततः सरकार क्या निर्णय लेगी। बहुत से लोगों में जिज्ञासा है जानने की आखिर आंदोलन हो क्यों रहा है। हो रहा है तो इसमें सही कौन है और गलत कौन है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत से लोग अपने तर्क तथ्य लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोगों के ओपिनियंस तो पहले से ही तय रहते हैं। कोई भी समस्या हो, आंदोलन इत्यादि हो, बिना बात को समझे ये लोग केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा अंतिम निर्णय होगा या ओपिनियंस होंगे उससे हमारे धर्म, समुदाय, राजनीतिक पार्टी या हमारे मनपसंद नेता का पक्ष ऊपर उठे, या फिर हमें जो नहीं पसंद बस उसको किसी तरह हम गलत साबित कर दे। बाकी चीजों से हमको क्या ही लेना देना। देश पहले भी चल रहा था, आगे भी चल जाएगा। अब फार्म बिल्स को लेकर क्या ही कहें। मैं अनुमान लगाकर इस वीडियो को बना रहा हूं कि अब तक आप में से सभी लोग लगभग किसानों की समस्या और सरकार के इस नए कृषि कानून को समझ गए होंगे। इन तीनों बिल्स की हम बात करें तो इसमें MSP ये शब्द बहुत चर्चा में है, और इस वीडियो में मैं आपको MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप ये अनुमान जरूर लगा पाएंगे कि कहाँ गड़बड़ है और क्या सही और क्या गलत है। पहले समझते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया क्यों गया था। MSP कोई पुराना या भारत की आज़ादी के टाइम से चला आ रहा सिस्टम नहीं है। 1962 में भारत चीन से युद्ध हार गया था। आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। इसी के चलते 1964-65 और 1965-66 के समय भारत में सूखा पड़ गया था, अकाल आ गया था। स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया। खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी। हमारी हालत इतनी खराब थी कि हम जरूरत इतना अनाज भी नहीं उपजा पा रहे थे। इस समय पब्लिक लॉ 480 के तहत अमेरिका भारत को सस्ते दाम में अनाज प्रोवाइड करता था। यह बहुत बड़ा एहसान था अमेरिका का, और यह एहसान अमेरिका बड़ी खूबी से जताता भी था। सप्लाई बंद कर देंगे, रोक देंगे, अमेरिका की बार बार ये बातें सुनकर शास्त्री जी परेशान हो चुके थे। इस मामले में बड़ा कदम उठाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इनके लिए आत्मसम्मान सबसे बढ़कर था। बहुत ही खुददार किस्म की महिला थी ये। आते ही फूड सिक्योरिटी पर इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। 1965 से ही ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के एग्रो साइंटिस्ट थे और इंडिया के MS स्वामीनाथन जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इन्होंने मैक्सिको से हाई यील्डिंग सीड्स मंगाए। सही मात्रा में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग किया। भारत की जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज़मीन थी वो सिंचाई के लिए एकदम बढ़िया थी। यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया। सरकार से इनको पूरा सहयोग मिल रहा था। लेकिन देखिए, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने तो अपना काम कर दिया था। असली काम तो किसानों को करना था। हमें ज़रूरत थी बहुत सारे अनाज की, और खेती करना कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत मेहनत लगती है। ऐसे वक्त में किसानों का मनोबल ऊंचा रखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? तो एक समिति थी, लक्ष्मीकांत झा समिति। इन्होंने सरकार को रिकमेंडेशन दी कि क्यों ना हम किसानों को एक एश्योरिटी दे कि आप बिना चिंता किए अनाज उगाइए, मार्केट में फसल का सही दाम दिलाने की गारंटी हम देते हैं। इसके बाद सन 1986 में सरकार ने बुवाई से पहले ये घोषणा की कि वो गेहूं को इतने इतने दाम पर खरीद लेंगे। यही से MSP की शुरुआत हुई, और स्टार्टिंग में ये सिर्फ गेहूं यानी वीट के लिए था। अब आगे जाकर पॉलिटिकल पार्टीज ने किसानों को खुश करने के लिए MSP के अंडर आने वाले फसलों की संख्या बढ़ा दी। धीरे धीरे ये संख्या 23 हो गई। आप समझ पा रहे हैं कि ये MSP सिस्टम आया क्यों था? ये इसलिए आया था ताकि हम किसानों को मोटिवेट करके खाद्यान्न के उत्पादन को इतना बढ़ा दे कि वो अपने आप हमारे खाने की ज़रूरतें पूरी कर दे। 1980 के एंड तक हम फूड के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। मैं बात कर रहा हूं फूड प्रोडक्शन की। इतना प्रोड्यूस था
कि आसानी से भारत के हर एक नागरिक का पेट भरा जा सकता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो नहीं पा रहा था, जिसके वजह से बहुत से लोग भूखे मर रहे थे। 1980 के बाद फूड स्कैरसिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। प्रॉब्लम थी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की। एक जगह अनाज सड़ रहा था, दूसरी जगह लोग भूखे मर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि जिस मकसद के लिए एमएसपी को लाया गया था वो तो पूरा हो गया, अब एमएसपी की क्या जरूरत है? आज भले हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, लेकिन सरकार को आज भी बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम तो सुना ही होगा। सरल भाषा में कहूं तो राशन। 1977 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस सिस्टम को रीलॉन्च किया और इसका नाम रखा गया था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम के तहत सरकार उन गरीब लोगों को सस्ते दाम पर अनाज प्रदान करती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं। 2013 में यूपीए सरकार को शायद पता था कि अब आगे का रास्ता मुश्किल है। ऐसे समय में कोई भी सरकार क्या करती है? एक लंबा छक्का मारने की कोशिश करती है। अगर सही से लग गया तो जीत गए, और अगर नहीं लगा तो चलो आगे बता तो सकते हैं कि जाते जाते पूरी कोशिश की हमने। 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम है ये। इसके तहत लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा दी गई है। इसी स्कीम के तहत और 3 स्कीमें बनाई गई हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो लोग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, उन तक अनाज कहां से और कैसे पहुंचाया जाए? तो सरकार क्या करती है? एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसानों से एमएसपी पे अनाज मुख्य तौर पर गेहूं और चावल खरीदता है, अपने गोदामों में स्टोर करता है और फिर लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से अनाज को मुफ्त में या सस्ते दाम में लोगों को बेचता है। अरे वाह, काफ़ी बढ़िया है ये तो। किसानों से एमएसपी पे फसल खरीदो और जो ज़रूरतमंद है उनको सस्ते दाम में बेच दो। लेकिन फिर ये मिड डे मील्स और राशन की फूड क्वालिटी को लेकर इतने कंप्लेंट्स क्यों आते हैं? इसका भी ज़रूर कोई कारण होगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ट्रेडर्स की गड़बड़, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।